हाँ जी बच्चों। हाँ वो ही लिस्ट चल रही है आपके पास में। कुछ तो उस दिन करवा दिए थे, आज कुछ करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास में नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर इशूड टू एम्प्लॉय, ठीक है जी। और इसका भी सेक्शन वही है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। और कौन सा नंबर चल रहा था ये, VI, ठीक है जी। नेक्स्ट ये VI है, ठीक है। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लें। स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, हम ना कंसेशनल बेस पे अपने एम्प्लॉइज को, इसको क्या नाम है, देते हैं। जैसे मान लो आपसे मेरी जान पहचान है, आपको कुछ दूंगा तो वो कंसेशनल बेसिस पे दे दूंगा। तो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स, मेरे जो शेयर्स है एम्प्लॉय जो है उसको हमने क्या नाम है ये देने हैं और एट कंसेशनल रेट देने हैं। तो अब इसकी टैक्सेबिलिटी हमें देखनी है, ठीक है। तो पहले तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या है, वैल्यू ऑफ पर्क क्या है इस केस में। तो वैल्यू ऑफ पर्क है जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब मान लो मेरी कंपनी के शेयर मार्केट की वैल्यू जो है, शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 70 रुपए, और मैंने इसे तुम्हें दिया है 50 रुपए में। तो इसका मतलब तुम्हारे हाथ में परक्यूजिट कितना है, ₹20 पर शेयर, और उसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, जितने के लिए भी तुमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया होगा, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी बेटा, ये ना हमारे शेयर्स हैं जो एट कंसेशनल रेट हम अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, ठीक। अच्छा ये तो ये वैल्यू ऑफ परक्यूजिट समझ में आ गई तुम्हारे को? सर ये अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, अब इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, सिंपल सी बात सीखिए। मान लीजिए मेरे पास में, क्यों लॉ के अंदर क्यों पढ़ना, हमें तो टैक्स के अंदर ही पढ़ना। सिंपल सी चीज है, मेरी कंपनी का शेयर था, अब मेरी कंपनी में एम्प्लॉय भी, मेरी कंपनी के शेयर का दाम मार्केट में कितना है, 70 रुपए। बस मैंने आपको इसे 50 रुपए में दे दिया, तो जो अमाउंट मैंने आपसे ले लिया वो आपके हाथ में बेनिफिट है क्या? मतलब आपने दिया, हाँ नहीं का फायदा हो गया। हाँ, फायदा 20 रुपए का है ना। जो अमाउंट मैंने रिकवर कर लिया मैंने आपसे, वो आपके हाथ में फायदा थोड़ी है, तो मैंने उसको डिडक्ट कर दिया, और रिमेनिंग मैंने आपको फायदा कितने में दिया। कहने का मतलब ये था 70 रुपए का शेयर था, तुम्हें 50 में दे दिया, तो फायदा कितने का, बस वही परक्यूजिट है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये तो होता है कब, इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स, अगर शेयर लिस्टेड है तो। और अगर अनलिस्टेड है, अगर अनलिस्टेड शेयर्स है तो हम कैसे निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू को? बहुत आसान है सर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज पर मर्चेंट बैंकर, मान लो ये 100 रुपए थी, मैंने माइनस कर दिया वही अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। मान लो ये 70 का दिया मैंने तुम्हें, तो तुम्हारे हाथ में बेनिफिट कितने का, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितने की होगी सर? 30 रुपए, सिंपल, ओके। हाँ, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं अलग। ये है एक लिस्टेड है, एक अनलिस्टेड है। लिस्टेड का फेयर मार्केट वैल्यू हमें स्टॉक एक्सचेंज से पता लग जाता है, सेम। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय समझ नहीं आया? कैसी बातें कर रही है?
सर इसको अलग इतना अमाउंट से तरीके लेकर इतना अमाउंट एम्प्लॉई से लिया है। सर बड़ी अजीब सी बात कर दी। अरे 100 रुपए का शेयर था, मैंने 70 रुपए में आपको दे दिया, डिस्काउंट में दे दिया मैंने, मार्केट प्राइस से कम दे दिया बस। बस। फिर 30 सर आपका पॉइंट होगा। हाँ, 30 रुपए जो फायदा है वही तो रिसीव किया है ना हमने एम्प्लॉय से, फायदा जो रिसीव किया वो टैक्सेबल। तो सर ये 30 पे टैक्स लगेगा ना? हाँ, अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास में। अब सुनो, वैसे तो ये चैप्टर के अंदर, सैलरी चैप्टर के अंदर कवर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दी शेयर बाय एम्प्लॉय, लिख लो यहां पे, नोट लिखो, नोट लिखो। इफ एम्प्लॉय फर्दर सोल्ड इट, if employee further sold it, then cost of acquisition shall be, then his cost of acquisition shall be, then cost of acquisition shall be fair market value of share, fair market value of share at the time of एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन। यानी कि जिस टाइम पे एम्प्लॉय ने इसको लेने के लिए बोला होगा, हाँ बोली होगी कि हाँ मुझे ये लेने हैं शेयर अपनी ही कंपनी के, उस टाइम पे जो भी इसका फेयर मार्केट वैल्यू था उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे जब भी एम्प्लॉय इसको फर्दर आगे बेच देगा। सही, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देते ना इसे। हाँ, वो तो जब देते कि जैसे हम कोई हमने कोई नोआव दे रहे हो तो कोई वैल्यू। मेरे को लॉ के अंदर नहीं जाना, मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं अपने टैक्सेबिलिटी के अंदर कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस दिन जिस दिन इसने ये शेयर कंपनी से खरीदे होंगे। सिंपल। परक्यूजिट तो सैलरी के अंदर है ना बेटा, ये मेरा सैलरी के अंदर काम यहां तक खत्म हो जाता है, ये ऊपर तक सैलरी के अंदर काम खत्म हो जाता है। भाई मैं एक बात कहता हूं, आप लोग क्यों परेशान हैं? आप एक बात बताइए, कंपनी के पास में फेयर मार्केट वैल्यू थी शेयर की, मान लीजिए 150 रुपए, प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को उसने दिया 80 रुपए में, फर्दर एम्प्लॉय सोल्ड इट फॉर 400 रुपए, और नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड मान लीजिए 1000। अब बताओ मेरे को सैलरी के अंदर टैक्सेबल कितना है? सर सैलरी के अंदर टैक्सेबल है 150 माइनस 80 कितना हो जाता है? 70 रुपए, और 1000 नंबर ऑफ शेयर, तो 70,000 रुपए सैलरी के अंदर आ जाएगा। अब मान लो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही है, कितने का इसने बेचा, वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। बोलो 1000 इंटू 400 माइनस, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है बोलो? 150, 1000 इंटू 150, यही तो बोल रहा हूं इतनी देर से। अब बताओ ये अमाउंट कितना आ गया? 2,50,000। तो इसमें दिक्कत क्या है? मुझे तो नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत होनी चाहिए। नोट कर लो इसको फटाफट से। हाँ जी, एग्जाम्पल। हाँ जी, तो इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन नेक्स्ट है हमारे पास में, वही अपना सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, और अपने पास में क्या चल रहा है? नहीं सॉरी, हाँ हम तो 7th पे पहुंचे, 8th पे पहुंचे ना, VIII पे, ये VIII, ठीक है। एंड रूल 3
7। ये बहुत मस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आप जो मैं कह रहा हूं वो सुनिए केवल। इसके ऊपर आप लगाएंगे सर इंपॉर्टेंट वेरी वाला, और पहले इसको ना समझेंगे, पहले मैं आप लोगों से जरा बातचीत कर लूं, उसके बाद में लिखूंगा मैं इसे, ताकि आपके जहन में ये चीज बैठ सके। तो ध्यान से समझना मेरी बात। ऐसा है, ये हमारे भाई साहब है कुणाल कृष्ण गुप्ता, हाँ, कृष्ण गुप्ता। तो ये मिस्टर कृष्ण जो हैं, ये गए बैंक के पास में। अब यहां पे अपने जहन में बिठा लो, कब गए? 1 अप्रैल को। कब गए? 1 अप्रैल। सर 1 अप्रैल को ही जाएंगे? हाँ 1 अप्रैल। अब उसके पीछे कारण क्या है थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और कौन से बैंक में जाएंगे? एसबीआई में जाएंगे। कौन से में जाएंगे? पीएनबी में जाएंगे क्या? एबीएन एमरो में जाएंगे क्या? एचडीएफसी में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये जाएंगे कब? 1 अप्रैल को जाएंगे बैंक में, और एसबीआई में ही जाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट नहीं, एसबीआई, क्योंकि पीएनबी भी गवर्नमेंट है। तो याद रखना, मैंने गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट नहीं कहा, मैंने एसबीआई कहा, बस बात खत्म। और जो कह दिया मेरा वचन ही है शासन। तो ये गए, और कब गए? 1 अप्रैल को गए, और कहां गए जी? एसबीआई में गए। डन, ठीक है जी। अब ये वहां जाकर के कहते हैं मुझे लोन दे दो। उन्होंने पूछा कितने का लोन चाहिए? कहते हैं दे दो 50 लाख का दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 12%। इंटरेस्ट का रेट है 12%, और आपको इसको 12% इंटरेस्ट देना होगा। 12% इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कहते हैं तौबा तौबा, मैं कैसे दे पाऊंगा, इतना गरीब आदमी हूं। आ गए ऑफिस में वापस, और ऑफिस में मुंह लटका करके बैठे हुए थे। तो केस नंबर 1, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, केस नंबर 1 मैं आया इनके पास, मैंने बोला, मैंने कहा अरे भाई क्यों परेशान हो? कहते हैं मैं ना एसबीआई में गया था, 1 अप्रैल को गया था, और मेरे को उन्होंने रेट बता दिया 12%, जो कि बहुत हैवी है। अब मैं परेशान हूं। मैंने कहा आपकी परेशानियों के 2 इलाज हैं मेरे पास। नंबर 1, केस 1, आप मुझसे लोन ले लीजिए एट कंसेशनल रेट, माई रेट इज 8%। वो कहता है अच्छा सच में सर? मैंने कहा हाँ। तो मैंने इसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा लिया? 4%। दिमाग में आ गया 4%। कैसे कंपेयर किया तुमने? एसबीआई के रेट से, जो कि था कब? 1 अप्रैल को। एसबीआई के रेट से कंपेयर करके तुमने बेनिफिट को निकाल लिया, जो कि 1 अप्रैल को था। तो 4% बेनिफिट मैंने इसको दे दिया। इसके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। सर आपने जो लोन दिया वो 1 अप्रैल को मैंने इसको लोन कभी भी दिया हो, लेकिन मैंने इसका कितने % पैसा बचाया है? 4% पैसा बचाया है, और ये 4% इसके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है। कहानी फर्स्ट केस की यही खत्म हो जाती है। सेकंड केस, अब मैंने इसको थोड़ा सा और मीठा दिया। मैंने कहा कृष्ण एक दूसरा ऑप्शन और है भैया। कहते हैं हाँ। मैंने कहा वेल ऑन टाइम पैसा रिटर्न कर देना, बस आपसे इंटरेस्ट क्या ही कमाएंगे। अब ये तो वहां से उछल करके मेरी गोद में आ बैठा। सच, बस पप्पी लेने ही वाला था, मैंने पीछे कर दिया। मैं कहा ना ऐसा मत कर। कहता सच ऐसा भी हो सकता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप मेरे प्रीमियम एम्प्लॉई हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट फ्री लोन। मतलब समझ में आ रहा है दोनों का? इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, 2 हेडिंग लिखी है मैंने। इंटरेस्ट फ्री का मतलब क्या है? फ्री ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मैंने अब इसका कितना पैसा बचा लिया? 12%। बेनिफिट कितना है? 12%, फुल्ली टैक्सेबल। कंसेशनल लोन में मैंने कितना बचाया था? मेरे एग्जांपल में 4%, फुल्ली टैक्सेबल। अब आपको कंपेयर कौन सी डेट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना है और कौन से बैंक से करना है, ये मैं आपको याद करा चुका हूं। ठीक उसी तरीके से कि 1 अक्टूबर की छुट्टी थी, हम फलाने आश्रम में गए थे, वहां पे बाबा जी का सत्संग देखा, फिर वापस आए और वो दृश्यम मूवी की तरफ। तो मैं आपको याद करा चुका हूं, आपके जहन में यही रहेगा। आपके क्वेश्चन में दी हुई हो डेट 1 जुलाई, एसबीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेट दी हुई हो 1 जुलाई, आपको उसे इग्नोर करना है। आपको 1/4 को ही लेना है। मैं इसको लोन दूं 1 जुलाई को,
तब भी आपको 1 जुलाई से कंपेयर नहीं करना, कंपेयर 1 अप्रैल से ही करना है। और बैंक 50 दे दूं, आपको किससे कंपेयर करना है? एसबीआई से। बात टैक्सेबिलिटी दिमाग में आ गई, इतना पैसा मैंने इसका बचा लिया। अब थोड़ा एक्सेप्शंस के अंदर जाता हूं, बाद में लिखते हैं, इसको लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं। अब इसकी, इस रूल की, इस परक्यूजिट की एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। कहती है अगर, अब कृष्ण की बात नहीं कर रहा मैं, अपने किसी सो कॉल्ड एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं। अगर एम्प्लॉय ने लोन लिया है 20,000 रुपए से कम, कितने से कम? लोन इज ग्रांटेड फॉर वैल्यू लेस देन 20,000, देन इट इज कंप्लीटली एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अमाउंट ऑफ लोन, नो 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 नो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फुल्ली एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि छोटा मोटा लोन ले लो ना 20,000 रुपए तक का, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं होगा। डन, याद हो गया? लिमिट कितनी? 20 है। 20,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, मान लो अब 1 मिनट के लिए एसबीआई से रेट लोन लेने गया, उन्होंने 12% बताया, मैंने इसको 8% बताया, तो 20,000 रुपए का 4% मैंने इसका बचा लिया, वो इसके हाथ में बेनिफिट था। कितना होता है? 800 रुपए। अभी 800 रुपए इसके हाथ में एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं है। मतलब 20,000 रुपए तक के लूंगा, 20,000 रुपए तक के लोन के ऊपर इंटरेस्ट जितना भी बेनिफिट मैंने तुम्हारे को दिया है, लोन का अमाउंट तो बेनिफिट है ही नहीं दीदी। एक सेकंड ठहरो, मेरी बात सुनो। लोन के अमाउंट के ऊपर क्यों सोचे हम? लोन क्या इसने जब लोन लिया तो इसको खुशी हुई? नहीं हुई। क्या जब ये रीपेमेंट करता है तो दुखी होता है? नहीं, क्योंकि ये तो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट तो पैसा दिया, जैसे वैसे पैसा वापस लौटा दिया इसने, तो ना वो इनकम है ना वो एक्सपेंस है। कंसंट्रेट तो इंटरेस्ट पे करना है जी। बात समझ में आई? तो याद हो गया, 20,000 रुपए से कम का लोन फुल्ली एग्जाम, या फिर नंबर 2, या फिर नहीं और एंड दूसरा कौन सा लोन है जो एग्जाम्प्ट होता है? कहता है जो रूल 3A में मेंशन डिजीज के इलाज के लिए लिया जाए, वो क्या है? फुल्ली एग्जाम्प्ट। इसने मुझसे 500 करोड़ का लोन ले लिया, इसने नहीं, मतलब मेरे सो कॉल्ड एम्प्लॉय ने। रूल 3A में मेंशन डिजीज के इलाज के लिए, क्या उसके ऊपर 1 भी रुपया इंटरेस्ट का टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा, सर रूल 3A में मेंशन डिजीज कौन कौन सी है? क्यों डॉक्टर बनना है तुम्हें? कुछ नहीं, कैंसर हो चाहे कुछ और हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। वहां पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा कि लोन ग्रांटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज मेंशन अंडर रूल 3A। तो आपको एमबीबीएस नहीं करना, या टैक्स का पेपर देना है, और आपको ना ये बताया जाएगा ना आपको पूछने की जरूरत है कि वहां पे कौन कौन से डिजीजेस लिस्ट के अंदर है, क्योंकि आपको डिजीज का नाम नहीं बताया जाएगा, ये बताया जाएगा कि वो उसके ट्रीटमेंट के लिए लोन ले रहा है। ओके, हाँ ठीक है जी। तो 500 करोड़ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो मनी तो नहीं, इंटरेस्ट होगा भी तो टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, और वो 500 करोड़ को पे बैक करना पड़ेगा। हाँ, वो तो पे बैक करना पड़ेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है क्या? हाँ, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो, 2 रुपए भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 5,000 करोड़ भी हो सकते हैं। पहली बात तो किसी एम्प्लॉय को इतना सारा नहीं दूंगा। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई? क्या हुआ क्या कह रहे हैं? कंपनी बेचनी पड़ेगी, कंपनी बेचनी पड़ जाएगी। यहां तक की बातें हजम हो गई? पक्का? अच्छा, आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। हाँ जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने लेवल को। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, चुप, इधर ध्यान से सुनो। मैंने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया, कितने का? 1 लाख रुपए का, जिसमें से कि उसने यूटिलाइज कर लिया 80,000 रुपए डिजीज के इलाज के लिए, जो कि रूल 3A में मेंशन थी। डन। और 20,000 रिमेनिंग उसने किसी और काम के लिए यूज कर लिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो कितना था? 8% मेरा, और बाहर से कितने का मिल रहा था? 12% पे, तो बेनिफिट 4% पे था। अब मुझे ये बताइए कि अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा? 20,000।
होगा ही नहीं ना। सर 80,000 तो उसका रूल 3 का 80,000 तो रूल 3 में मेंशन देना पड़ेगा। और 20,000 रुपए बच गए, वो तो वैसे ही हमने एग्जाम्प्ट कर रखे हैं। ये गलत है जवाब। सर हमें देना पड़ेगा। इस 20,000 रुपए के ऊपर देना पड़ेगा, ये टैक्सेबल सैलरी का पार्ट होगा। क्यों सर? अभी तो आपने बताया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या मैंने आपको ऐसा बताया था कि बचे हुए 20,000 रुपए भी एग्जम्प्ट हो जाएंगे, या फिर ये पढ़ाया था कि अगर लोन लिया जाता है 20,000 से कम तो उस पे इंटरेस्ट तो इस पे इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं होगा। बात समझ में आई? इफ लोन इज ग्रांटेड फॉर अमाउंट लेस देन 20,000 then the amount of interest is exempt. That doesn't mean that if the remaining amount of loan is less than 20,000 or equal to 20,000 then the amount is exempt. Interpretation सही करना सीखो। लैंग्वेज है पूरी कोई। लैंग्वेज है ये। सर अगर डिजीज के इलाज मैं तो सब कुछ लिखवाऊंगा, मैं यहाँ पे सब कुछ लिखवाऊंगा। आपको सिर्फ इतना बात ध्यान रखना है कि 20,000 रुपए वाला जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड या सैंक्शनड होना चाहिए। लोन अमाउंट और लोन ग्रांटेड और सैंक्शनड कितना था? क्या 20,000 था? नहीं सर 1 लाख। 1 लाख और 80 रूल 3 पे था और 20,000 का भी देना। हाँ, तो वो तो बचा हुआ अमाउंट हो गया ना। तो बचा हुआ अमाउंट कैसे एग्जम्प्ट हो सकता है, उसका इंटरेस्ट कैसे एग्जम्प्ट हो सकता है? क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट नहीं, हमने कहा था लोन सैंक्शनड या ग्रांटेड जो है वो 20,000 से अगर कम हो या 20,000 तक हो तो एग्जम्प्ट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट। सर अगर उसके लिए इलाज के लिए ले रहा है तो उसको पूरे यूटिलाइज करना पड़ेगा। इलाज मतलब मैं ये कहता हूं, ऐसा एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है और ज्यादातर बच्चों ने इसको गलत ही किया था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया आप लोगों के सामने। ये हमेशा ऐसा ही होगा, होना यही चाहिए कानूनी तौर पे बाहर के, जिस काम के लिए ले रहे हो उसी काम के लिए यूज करो। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो आप ये थोड़ी ना उसको चैलेंज कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो तो आपसे ट्रीटमेंट मांग रहा है और ट्रीटमेंट ये है। ठीक जी, थोड़ा और आगे बढ़े इसके साथ। अभी टेंशन मत लेना, लिखेंगे सब कुछ, लेकिन अभी तो समझा रहा हूं मैं चीजों। अब आगे के रूल ये कहते हैं कि अगर आपके पास में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी, मान लो मेरा एक एम्प्लॉय था, पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। अभिषेक बात सुनो, ठीक है? मैंने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया, कितने का? 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए का लोन उसने यूटिलाइज किया रूल 3A में मेंशन डिजीज के इलाज के लिए। मान लीजिए मैंने उसको ये लोन दिया कब? 1 अप्रैल को, और एसबीआई का जो रेट था वो 12% था और मेरा रेट कितना है? 8% है, तो बेनिफिट 4% का। वो 4% बेनिफिट क्या होने वाला है? एग्जम्प्ट होने वाला था। लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को, लोन इंसान कब लेता है? जरूरत पड़ती है, जब उसको जरूरत होती है और सच्ची जरूरत होती है। क्या आप ऐसे अमाउंट के लिए लोन लेंगे जो ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है? नो सर। मेरी बात समझो, मेरे उस एम्प्लॉय ने क्या कर रखा था, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और उसकी वो वाली बीमारी मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड थी। यहां से मुझसे भी लोन ले लिया और वहां से पॉलिसी भी कवर्ड है, तो होने क्या वाला है? मिसयूज होने वाला है इस लोन का, मिसयूज होने वाला है ना, यानी कि उसने मुझे धोखा दिया। मैं क्या मानता हूं, लॉ क्या मानता है कि लोन तब लिया जाता है जब दूसरा कोई रास्ता ही ना हो, और रास्ता तो तेरे पास पहले से था, तुझे पहले से पता था। तो हमारे इस सिचुएशन में ये सिचुएशन ऊपर पहुंची, वर्डिट आई, रूल्स बने। वो रूल्स क्या बने अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं अगर एम्प्लॉय ने कभी भी कोई रिएम्बर्समेंट रिसीव किया है ना, तो फिर फ्रॉम द डेट ऑफ रिएम्बर्समेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टिल द डेट ऑफ रिटेंशन ऑफ लोन शैल बी टैक्सेबल, शैल बी टैक्सेबल, यानी कि एग्जम्पशन का रूल। अब इस चीज को मैं लिख करके जरूर बताऊंगा, वरना तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। जरा ध्यान से देखना जरा। ये 1/4/2022 को मेरे पास में मेरे एम्प्लॉय जो हैं वो लोन लेने आए। उन्होंने लोन लिया 5 लाख रुपए का। लोन कितने का?
5 लाख रुपए। एसबीआई का रेट 12%, एम्प्लॉयर का रेट 8%, देयरफॉर बेनिफिट 4%। और ये लोन इसने लिया था फॉर रूल 3A में मेंशन डिजीज के इलाज के। तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ एग्जम्प्ट चल रहा था, है ना, मैंने पढ़ाया आपको कि 4% जो है ये एग्जम्प्ट है। लेकिन 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 अब आगे जाकर के 1 फरवरी 2023 को इंश्योरेंस कंपनी ने अमाउंट प्रोवाइड किया ₹3 लाख, पूरा 5 लाख नहीं, 3 लाख। और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन थी मान लो अपना 31 मार्च 2023। जी जनाब। तो देखो जब इसने 4% लिया और उसको लगाया बीमारी के इलाज में, तो ये अमाउंट जो था, ये अमाउंट इसका एग्जम्प्ट था। और हम भी यही मान रहे थे कि रूल की वायलेशन नहीं हुई। लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आ गई। और वो सामने कब आई? 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 को खुलासा हुआ कि 3 लाख रुपए का लोन जो था इसको नहीं लेना चाहिए था, और अगर लेना भी चाहिए था तो इस टाइम पीरियड पे इसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए था अपने एम्प्लॉयर को। क्योंकि ये एग्जम्पशन हमने पता है भावुक होकर के 3A की वजह से दी थी। इसने एम्प्लॉयर का ट्रस्ट तोड़ा। और कितने रुपए पे तोड़ा? 3 लाख पे तोड़ा। और कितने टाइम के लिए तोड़ा? 2 महीने के लिए, फरवरी और मार्च। क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट तो रीपे कर दिया ना 5 लाख उसने कब। तो मैं कहता हूं सर अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा? अमाउंट टैक्सेबल होगा 3 लाख का 4% 2 महीने के लिए, फरवरी और मार्च। कितना अमाउंट आ गया जी? 4000। सही सही बताओ, टॉस कर लो। बोलो महाराज, मेरी बात समझ में आई? बोलो। हाँ वो 4% भी हो, बेनिफिट तो 4% था ना, पैसा तो 4% बचा था ना। क्या 8% तो एम्प्लॉयर का रेट था। और बाहर से कितने में? सुनो 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 सुनो, छोटी सुनो मेरी बात। वो दीदी देखो कंफ्यूज हो रही है, कह रही 8% पे नहीं होना चाहिए। 8% पे क्यों होना चाहिए? 8% तो एम्प्लॉयर ने लिया है, और जो लिया है वो एम्प्लॉय के हाथ में बेनिफिट है क्या? ये कोई हम कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। ये हम कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एज अ टैक्सेबल सैलरी कर रहे हैं ऑफ एम्प्लॉय, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय। द टैक्सेबल बेनिफिट इज द वायलेशन ऑफ रूल्स। बात समझ में आई? तो यहां पे वायलेशन कितने का हुआ था? 3 लाख का। क्या पूरा 5 का हुआ था? 3 का हुआ था। और कितने महीने के लिए हुआ था? 2 महीने के लिए हुआ। और बेनिफिट कितना था? सर 4% ही था। तो देखो यही लिया है मैंने। बात समझ में आई? अब ये सेक्शन पूरा हो जाता है, ये परक्विजिट पूरा हो जाता है। और इस एग्जाम्पल को लिखने से पहले मैं तुम्हें जो लिखवाऊंगा उसको आप लिखेंगे। और एक और मजे की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लोन है ना, ये एवरेज बेसिस पे जितने भी टाइम आपके पास में रहेगा ना, उसी के ऊपर इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल। अब ये एवरेज अमाउंट क्या होता है ये भी अभी निकालेंगे, और ये बहुत ही आसान है, ये आप अपनी आम जिंदगी में निकालते ही रहते हैं। मैथ्स तो आपने पढ़ी ही है, हायर परचेज भी आपने मेरे ख्याल पढ़ ही लिया होगा। कोई बात कोई बात कोई बात। सर हम ये मान रहे थे कि उसने 5 लाख का लोन पे कर दिया। हाँ पे कर दिया, दिया हुआ, मानना क्या दिया है। अगर इसको ये बचाना टैक्स तो ये इससे पहले कर दो। हाँ वो क्या कह रहा है अभिषेक, क्या नाम?
हारिस क्या कह रहा है, कहता है अगर उसको ये टैक्सेबल अमाउंट होने से बचाना है ना तो वो लोन को रीपे कर दे, पूरे के पूरे लोन को रीपे कर दे। अब ये इंश्योरेंस का पैसा मिलने से पहले, और भाई साहब मैं ये कहता हूं पूरे के पूरे को पे करे या ना कर पे करे, कम से कम 3 लाख रुपए को तो पे ही कर दे। कारण धोखा कितने पे दिया है उसने एम्प्लॉयर को, 3 लाख पे। ये पॉइंट फिर से बता दो, ये पॉइंट के अंदर सिर्फ इतना बोला गया है बाबूजी, और इसका इफेक्ट यही आएगा कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड किया है और साइमल्टेनियसली उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है एम्प्लॉय की। नहीं ये तो समझ आ गया, हैरिस ने हाँ, हैरिस ने ये बोला कि सर अगर इसको ये टैक्सेबल अमाउंट बचाना है तो देखो टैक्सेबल अमाउंट कब हुआ है, दो महीने का ही तो हुआ है ना। तो अगर ये पूरे का पूरा अमाउंट 31 मार्च को पे करने की बजाय क्या नाम है इस 1 फरवरी से पहले ही पे कर देता तो फिर टैक्सेबल नहीं होता ना इसके हाथ में। हैरिस ने बोला 5 लाख पे कर देता, और मैं ये कहता हूं 5 लाख करे या ना करे, कम से कम 3 लाख तो करीब, क्योंकि 2 लाख तो उसने पूरे टाइम अपने पास रखा है और उसके ऊपर एग्जम्पशन उसको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 2 लाख रुपए का मिस यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। सर हाँ। जैसे कि 5 लाख इसने बताया इसको जरूरत थी, तो ये पता कैसे चलेगा कि 3 लाख ही ये क्वेश्चन बताएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए 2 लाख में डिसाइड होगा ना पहले से, क्या पहले से वो डिसाइड मेडिकल होगा इंश्योरेंस ना। की डिसाइड होगा। हाँ, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, इसमें तुम परेशान क्यों। ये रियल लाइफ में ऐसा होता है, तभी ऐसा बना है और तभी आगे गए हैं। ज्यादा मजे मत लीजिए, जो प्रोविजन है उसको याद कर लीजिए केवल। रियल लाइफ में ऐसा होता है, अगर रियल लाइफ में ऐसा ना हुआ होता तो लॉ के रूल्स क्या मतलब, इसके हिसाब से पता क्या चल रहा है, जज बैठा हुआ खाली, उसको कोई काम तो है नहीं, तो कहता है आज बैठी बैठी एक रूल ही बना देती है, एक वर्डिक्ट कर देती है। भाई साहब जजेस कभी खाली नहीं होते, ये आपके और मेरे जैसे लोग लड़ करके ऊपर पहुंचते हैं तब ये नोटिफिकेशंस आती हैं। दीदी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। इंटरेस्ट तो 8% मिलेगा ही मिलेगा। 2 महीने को और मिल रहा है ना। हाँ, और क्या पहले वाला तो ये टैक्सेबल सैलरी का इनको यही पूछना है कि इसको पता चलेगा ये 3 लाख मिलने वाले कब पता चल जाएगा, ये कब पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन ने ये बोला कि 1 फरवरी को एम्प्लॉयर को पता लग गया। अच्छा हाँ। और जिसने लोन लिया है उसको पता होगा पहले से, उसको वो तो मक्कारी कर ही रहा था जिसने लोन लिया था, मैं वही पूछ रहा उसको ना, लेकिन एक एश्योरेंस नहीं थी पूरी, उसको पूरी एश्योरेंस नहीं रही होगी। यहाँ पे इस पर्सन के साथ में भी पता है क्या हुआ होगा, इसको एश्योरेंस नहीं रही होगी कि पता नहीं मैं बिल लगाऊंगा वहां पे पॉलिसी वाले मेरे को देंगे या नहीं देंगे, इस तरीके से होगी, या कोई अड़चन तो नहीं डाल देंगे इसलिए। सर ये मतलब जिस दिन अमाउंट रिसीव हो उससे पहले तो इसको पता चल जाएगी वो पे करता। हाँ, उससे पहले अगर वो पे कर दे तो बच जाएगा टैक्सेबल होने से। लेकिन तुम मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हो, जो क्वेश्चन में दिया उसका मैनिपुलेशन के लिए तो जिंदगी पड़ी। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इस चीज को ना लिखते हैं बच्चों, चलो आओ। वैसे तो आपकी बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास नहीं करता ना कि भाई आप बुक्स में से पढ़ेंगे, आपको और भी तो काम होते हैं दुनिया में, है ना। लिखो अलग ही दिया हुआ बेटा, उसके अंदर लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, अच्छी क्वालिटी की। और यहाँ पे जो हम लेमैन की लैंग्वेज में लिख देते हैं ना वो बढ़िया है, वो रूल है बेटा। बुक छापनी है, बुक बनानी है बढ़िया, तो बुक केवल तुम तो पढ़ोगी नहीं, हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स भी उठा लें, तो उसके अंदर अगर ऐसी लेमैन की लैंग्वेज हो तो वो क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे उसकी और क्या मेरे बारे में सोचेंगे, इसलिए बुक में थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। सर आप मैनेज नहीं होते। अच्छा जी लिखिए, कृपया लिखिए। अच्छा मैं इसको इजी वे में आपको लिखवाऊं, आओ। नंबर 1 हाँ जी लिखिएगा, टैक्सेबल बेनिफिट, इसको लेमैन की लैंग्वेज में लिखेंगे
टैक्सेबल बेनिफिट क्या होगा सर? डिफरेंस बिटवीन SBI rates as on 1/4 of previous year and rate of interest by employer. अब इसका एग्जाम्पल लिख लो। SBI रेट 12%, एम्प्लॉयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, अमाउंट ऑफ लोन 5 लाख। देयरफॉर टैक्सेबल बेनिफिट 5 लाख रुपए का 4%। डेट तो बताया नहीं 12%। हाँ, मैंने यही माना है कि डेट शुरुआत में ही लिया उसने। डेट मतलब कोई अलग दिया हो। नहीं, वो उसमें एवरेज ऑफ अमाउंट के अंदर मैं सिखाऊंगा। डेट दे अच्छा। हाँ, डेट दिया होगा सर, बिल्कुल दिया होगा। आपसे आपको ये क्यों लगता है कि क्वेश्चन आपसे धोखा करेगा? वही करेंगे। हाँ सर। आप भी टेस्ट अच्छा जी, देखो तो 4% आपका जो है ना वो बेनिफिट है, और यहाँ पे मैं 12/12 नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि भाई यहाँ पे ये लोन जो है ये पूरे साल के लिए ही रिटेन था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, अपने पास में कितना अमाउंट आ गया? 20,000 रुपीज इसका टैक्सेबल बेनिफिट। पहला पॉइंट याद हो गया जी? हाँ, 1/4 को प्रीवियस ईयर, ये इंग्लिश वाला प्रीवियस ईयर नहीं है, ये वो वाला ईयर है जिसमें कि इनकम अर्न करते हैं आप। टैक्स का रूल क्या है? आप 1 साल इनकम अर्न करो, नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करो। तो जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो लोन तो उसी साल में लिया गया होगा ना जिसमें इनकम अर्न की, क्योंकि हम टैक्सेबल सैलरी का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, हो गया ये फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाओ, अगला पॉइंट लिखवाऊं पहले मैं तुम्हें। कंप्यूटेशन ऑफ लोन, कंप्यूटेशन ऑफ लोन will be done on average period only। अब आ जाओ, इसका मतलब क्या है जी? सर जी ये भी समझा दो। मान लो जी लोन लिया गया था ऑन 1/4/2022 फॉर 5 लाख एट द रेट 8% फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब विद इन ब्रैकेट लिख देता हूं कि एसबीआई रेट क्या थे सर? 12% थे मान लो। ये रूल नहीं है क्वेश्चन में, मतलब कुछ भी हो सकती है। अच्छा जी, एंड रीपेमेंट of loan by employee as follows। बोलो जी, 31 जुलाई को उसने पे कर दिया, 31 जुलाई 2022 को उसने 50,000 रुपए पे कर दिए। 1 फरवरी 2023 को उसने 1 लाख रुपए पे कर दिया। ठीक है जी, अब आ जाओ टैक्सेबल बेनिफिट निकाल लेते हैं। टैक्सेबल बेनिफिट कितना होगा? इधर सुनो,
पहले तो हमारे को कंप्यूट करना है एवरेज अमाउंट ऑफ लोन। एवरेज अमाउंट ऑफ लोन रिटेन्ड बाय एम्प्लॉई, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ बेनिफिट से। जी जनाब, तो कर लें कंप्यूट। एवरेज अमाउंट कैसे आएगा, कृपया ध्यान दें। अब शांत हो जाएं 2 मिनट, कलम को नीचे रख दें और बात ध्यान से सुनिए। इन्होंने लोन कितना लिया था? 5 लाख का। ठीक है जी, कब लिया था? 1 अप्रैल को। पहली रीपेमेंट कब करिए? 31 जुलाई को। तो कितना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने रखा इन्होंने 5 लाख रुपया। ठीक है जी, 50,000 रुपए की रीपेमेंट के बाद अमाउंट कितना बच गया? 4.5 लाख रुपए। अगली रीपेमेंट की डेट कब आ गई जी? 2 फरवरी। तो 4.5 लाख रुपए इन्होंने कब से कब तक रखा? जुलाई 31 के बाद में अगस्त आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने। ठीक है जी, तो 6 महीने। फिर उन्होंने रीपेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की, 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000। और सर 3,50,000 कितने महीने रखा इन्होंने? 2 महीने। 3,50,000 इंटू 2 7 लाख, 4.5 इंटू 6 कितने होते हैं? जल्दी क्यों नहीं बता देते हो? 2,80,000। अरे 4.5 तो मुझे ही दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आगे बढ़ेगा, तुम पीछे जा रहे हो। 27 लाख। या अल्लाह, क्या हालत है इनकी। पता नहीं कहाँ से 27 लाख होना चाहिए। अरे शक तो करो अपनी कैलकुलेशन पे, 4.5 तो वो अपने आप में। अब ये बताओ, ये 20, टोटल अमाउंट कितना हो गया ये? हैं? 54 लाख। सर लोन तो 3 लाख 5 लाख का था, आपने 54 लाख पे पहुंचा दिया। डिवाइडेड बाय 12, एवरेज अमाउंट आ गया 4,50,000। यानी कि इसने एवरेजली कितना पैसा अपने पास रखा है? 4.5 लाख। अब टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट होगा सर 4.5 लाख रुपए पे कितना परसेंट इंटरेस्ट? 4%। 18,000। अब तो तुम्हारी कैलकुलेशन से विश्वास ही उठा। अरे सर वो थोड़ा सा शॉर्ट करो। हाँ 12 महीनों का बेटा। क्या बच्चे? सर ये तो वो लग रहा है वेटेज मेथड होता है इस तरीके से। क्या मेरी बच्ची, 1 सेकेंड ठहरो। क्या? 4 महीने के लिए नहीं है, 12 महीने के लिए। अरे वो तो हमने एवरेज अमाउंट निकाला है। अच्छा 1 सेकेंड ठहरना तुम लोग। दीदी मुझे एक बात बताओ, 4 महीने थोड़ी है। लोन तो उसने रीपेमेंट की, कहा हमने कहा बात कही है कि लोन उसने रीपे किया? हमने कहा है? तो उसका मतलब उसने पूरे साल अपने पास रखा है। अब जब पूरे साल उसने अपने पास रखा है तो कितना अमाउंट अपने पास रखा है? 4.5 लाख। भाई एवरेज अमाउंट तो 4.5 लाख बन गया ना। हाँ ये तो बेनिफिट का रेट है ना मेरी बच्ची। पाँच लाख 4 महीने के लिए रखा, समथिंग समथिंग करके। हाँ 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 हाँ। अच्छा ये जो मैंने 5 लाख इंटू 4 किया है, अच्छा आप उसको बाय 12 करोगे। मेरे हिसाब से कॉमन फैक्टर 12 अगर है ही ना तीनों में, तो वो मैं एक ही बार लगा देता हूँ। ये वर्किंग नोट है बेटा, इतना भावुक क्यों होना इसके साथ?
एक बार और एवरेज अमाउंट निकालना नहीं आता? निकाल दिया आपने, है ना, है? वेटेड मेथड से कर रहे हैं ना। वेटेड एवरेज मेथड से नहीं कर रहे ना, हम तो नॉर्मल एवरेज मेथड से कर रहे हैं। देखो अच्छा ठीक है, 5 लाख ठीक है, 4 महीने के लिए रखा, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट करके 6 महीने के लिए रखा, फिर पेमेंट कर दी, फिर 2 महीने हाँ ठीक है तो सिंपल। और फिर उसका बेनिफिट, ऐसे 1 साल का ही दिया है। हाँ 1 साल के लिए लोन लिया था तो उसने अपने पास में ना ही 5 लाख, ना ही 4.5 लाख, ना ही 3.5 लाख, उसका एवरेज अमाउंट कितना था? 4.5 लाख। सिंपल है। आ गया लिख लो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जी। इफ नहीं लिखना, द अमाउंट ऑफ बेनिफिट, the amount of benefit shall be fully exempt in following cases. Number 1, loan granted for value less than or equals to 20,000. Loan granted for treatment of disease mentioned under Rule 3A. For treatment mention, अच्छा treatment of disease लिख लेना यहाँ पे, treatment of disease mentioned under Rule 3A. ओके जी, हाँ वो लिखवा रहा हूँ। जब फर्स्ट पॉइंट में मतलब 20,000 का लोन कौन लेगा? नहीं कौन लेगा का मतलब नहीं है, क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आपको उसका एक ट्रीटमेंट बताना है बस। आप भावुक मत होइए कि कौन नहीं लेगा। हाँ 20,000 को पे करें। एसबीआई का रेट और एम्प्लॉयर के रेट दोनों का कंपैरिजन जो है उसका जो डिफरेंस है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि परक्यूजिट तो वही है ना बेटा, जो परक्यूजिट है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तभी कहता हूँ कि घर पे सिर्फ वीडियो लेक्चर्स मत देखा करो, क्लास में आया भी करो। इसीलिए तो कहता हूँ क्लास में आते हो ना तो डाउट पूछ सकते हो बेटा, टेक इट पॉजिटिव। मैं कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। अभी आप देखो ना, खुद कंपेयर करो, यही चीज अगर आप घर पे वीडियो देख रहे होते आपको डाउट आता, आप कैसे पूछ सकते थे? फर्क होता है, इसलिए मैं कहता हूँ। अच्छा सुन, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा नहीं डेंगू क्यों होगा बेटा तेरे को? अच्छा देखो, ओए चुप, इधर सुनो। अब इस रूल की एक एक्सेप्शन है जो लिखवाई थी, उसको भी लिख लें। इफ employee have received any amount from insurance company, then the interest on that amount shall be taxable from the date of
receiving of amount till the date of repayment of that part, यानी कि पार्ट ऑफ लोन। ठीक है जी। और ये किसके लिए है? पॉइंट रिलेटेड टू रूल 3A वाला। सर इसके एग्जाम इसका एग्जाम्पल मैंने ऊपर आपको लिखवाया था, आओ उसको कनेक्ट कर दे। वो इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंस नहीं होगा। हाँ हाँ बेटा, डिफरेंस ही तो बेनिफिट है, वही टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट होता है। अब इसका ये लाइन लिख लिया आप लोगों ने, अब इसका एग्जाम्पल लिखो, ये जो मैंने अभी लिखवाया था आप लोगों ने, यस सर। यही था ना? हाँ लिखो इसको। आगे आगे सुनिएगा जरा। लिखिएगा बेनिफिट रिलेटेड टू या फिर फैसिलिटी ऑफ, फैसिलिटी। हाँ नेक्स्ट है ये, ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग, फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग या हॉलीडे। हॉलीडे होम्स होते हैं ना, बाय एम्प्लॉयर। नहीं एलटीसी नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो एम्प्लॉयर क्या कह रहा है? एम्प्लॉय क्या कह रहा है? एम्प्लॉय को कहता है सुनो जी, आप ना टूर ट्रैवल और हॉलीडे होम भी आपके लिए मैं बुक करके दे रहा हूं, आप अकेले चले जाओ या फिर फैमिली के साथ चले जाओ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये वेकेशंस, हमेशा ये वेकेशंस नहीं होती, कभी कभी ऑफिशियल ट्रिप्स भी होते हैं, तो सबका ट्रीटमेंट हमने पढ़ना है। समझ में आई बात? तो देखो जी, अगर ये सारी चीजें ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, इफ ऑल अबव फैसिलिटीज आर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, नंबर एक तो ये सिचुएशन हो गई, और नंबर 2 सिचुएशन क्या हो सकती है? हाँ जी, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। जनरली हम यहाँ पे हॉलिडे होम की ही बात कर रहे हैं। हाँ, गेस्ट हाउस वगैरह। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके हाथ में टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? टैक्सेबल शैल बी, नहीं 10% नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फैसिलिटी माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अब जरा ध्यान से सुनना, कृपया ध्यान दें। इसको जरा नीचे लेके आए। हाँ जी, यहां क्या लिख दिया मैंने अभी समझ में नहीं आया हो, जरा ध्यान देना मेरी बात पे। मेरे पास है ना बहुत सारे होटल्स हैं,
और तुम लोग मेरे एम्प्लॉई हो। और मैंने ना अपने एक सीनियर एम्प्लॉय को क्या बोला, मैंने कहा आप ना घूमने जाओ, ठीक है जी, और छुट्टियों पे जा रहे हैं, टूरिंग ट्रैवलिंग और सारा का सारा जो है ना वो होटल वगैरह एकोमोडेशन का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा, और ये ना सारी फैसिलिटी ओड बाय मी है। यानी कि ध्यान से सुनना, ये जिसमें आप ट्रैवल करोगे बस ये भी मेरे पास है, जो खाना आप खाओगे ये भी मैं अपने होटल के अंदर देता हूं, मेरी चेन है, होटल की चेन से। और ये जहां पे आप रहोगे ना, यानी कि मेरा एक होटल दिल्ली में है, एक होटल में आप जाकर के रहोगे मुंबई के अंदर, तो सारा कुछ मैंने मेंटेन कर रखा। अब ये सारा कुछ मैंने मेंटेन कर रखा और ये तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, तो तुम्हारे हाथ में अमाउंट टैक्सेबल कैसे करूं? तो उसका टैक्सेबल करने का तरीका क्या बताया गया, कहता है आप ना इन सबकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, मान लो इस पूरे ट्रिप का मैं अपने एक पर्सन से जो कि मेरा क्लाइंट है उससे चार्ज करता हूं 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए का सामान तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया ना, वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा सर, फिर ये माइनस अमाउंट रिकवर्ड क्या लिखा है? केस नंबर 2, मान लो मैं तुम्हें ये कहता हूं, देखो मैं तुम्हें ना बाहर भेज रहा हूं, 1.5 लाख रुपए लगते हैं, एक काम करना तुम सिर्फ 20,000 रुपए ही दे देना, तो बेनिफिट कितने का दिया? 1 लाख रुपए, 1,30,000 रुपए का, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कहा जाता है फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? जो जिस वैल्यू पे ये फैसिलिटी मैं अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता हूं, क्या हम इसको लिख लें नोट में? सर, ये बाहर के जितने भी टूरिस्ट ट्रैवल वाले होते हैं उनका पैकेज। हाँ, ठीक है। तो ये अगर ओड बाय मी है ना तो लिखते हैं, तो यहां पे नोट लिख लेते हैं जी, फेयर मार्केट वैल्यू मींस द वैल्यू ऑफ पैकेज employer offered to general public। ठीक है जी, याद रहेगा। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया ना इसका? हाँ जी, इसका बिजनेस ये ओन्ड मतलब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब यही होगा कि इसका काम ही यही है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे हाँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉय को क्या कह रहा है, जाओ घुमाओ, मेरा तो कोई लगना नहीं है, वहां पे जाकर के खाना पीना कर लेना, मतलब तुम्हारे लिए मैंने एक फैसिलिटी दे दी सर यही होना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। सर यही बिजनेस होना चाहिए, कुछ भी हो। यही बिजनेस होगा ना इसमें, तो मेन बिजनेस यही होगा। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या हो गया कि इसके पास में काम ही यही है मेन इसका। लेकिन अगर काम ये नहीं होगा, क्या ऐसे हेलो, क्या ऐसे पैकेजेस सिर्फ उन्हीं को वही दे सकते हैं जिनके पास में हॉलिडे होम्स वगैरह हैं, या जो हॉस्पिटल क्या नाम है होटल चेन चलाते हैं? नहीं, और भी होंगे, अभी तो दे सकते हैं। अरे ईवाई देती है, इनकी पीडब्ल्यूसी देती है, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनो तुम, केपीएमजी देती है, तो वो क्या होगा, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो क्या हो गया फिर, खरीद के दे देंगे। यानी कि तुम्हारे को एक ऐसा पैकेज दे दिया जिसकी की वैल्यू कितनी थी, 1.5 लाख रुपए थी, यानी कि केपीएमजी ने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारे को दिया, ये लो जी आपके वाउचर टूरिंग ट्रैवलिंग के लिए, जाओ घूम करके आओ। ओके, अब उसकी वैल्यू कितनी है जी, 1.5 लाख रुपए में एम्प्लॉयर ने आपको ये पैकेज परचेज करके दिया है और आपसे चार्ज कर लिए 20,000 रुपए, तो अमाउंट कितना टैक्सेबल हो गया जी, बेनिफिट कितने का हुआ, 1,30,000 रुपए। तो बात तो सारी सेम है, वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू था, यहां पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड लिख दूंगा, है ना, और लॉजिकल भी है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट recovered from employee, ये क्या आ जाएगा, टैक्सेबल परक्यूजिट।
ओके, कोई शक किसी भी तरीके का, आसान है। अच्छा जी, खाने पीने का खर्चा भी आ जाता है दीदी, हॉलिडे होम्स के अंदर सब कुछ मिलता है। तुम पहले पढ़ लिख करके पहुंचो तो सही इन पोस्ट पे, तुम्हें पता लग जाएगा अपने आप के होता भी। हाँ 1,50,000 नहीं, अमाउंट रिकवर्ड माइनस करने के बाद आपकी सैलरी में इंक्लूड, हाँ टैक्सेबल हो। ये वैल्यू ऑफ परक्यूजेट है, ये टैक्सेबल हो। ठीक जी, ओके। जब मेन क्वेश्चन करेंगे ना उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स डालेंगे। अब यहां पे सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। अगर मान लो ये मैंने तुम्हारे को भेजा है, चाहे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में, चाहे टेकन ऑन रेंटिंग, चाहे नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में, लेकर के खरीद के भेजा है, और भेजा है ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो क्या इसमें तुम्हारा कोई फायदा है? मतलब सोचो मैं पीडब्ल्यूसी हूं और अभी है ना मेरे साथ में क्या हुआ, ठीक है जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे कहती है, कहती दिवाकर जी आप है ना बेंगलोर चले जाओ। मैंने कहा अच्छा, क्यों, क्या करने जाना है? कहते हैं आप है ना एज ए टैक्स कंसल्टेंट जाओ और वहां पे है ना जीएसटी के सारे स्ट्रक्चर को सीख करके आओ, अभी जीएसटी आने वाला था, ठीक है जी, वहां पे सेमिनार अटेंड करके आओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वहां जाऊंगा, कहां रहूंगा? कहते हैं वो सब हम सेट करके दे देंगे आप। अब यहाँ पे जीएसटी सीखने जा रहा हूं अपने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने फर्म के लिए जा रहा हूं, ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रहा हूं, घूमने थोड़ी जा रहा हूं, तो क्या टैक्सेबल होना चाहिए? बस यही लिखा है यहाँ पे, नहीं होना चाहिए। जैसे तुम कह रहे हो वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ ऑफिशियल पर्पस फुल्ली एग्जम्प्ट। अब आगे सुनो ध्यान से कि कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये टूरिंग पैकेज दिया और ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया, फुल्ली एग्जम्प्ट, साथ में उसके स्पाउस को दिया। मतलब मान लो दोनों की अभी अभी वेडिंग हुई थी, कहते कि जाओ ऑफिशियल पर्पस के लिए चले जाओ और साथ में मिसेस को भी ले जाओ। क्या मिसेस ऑफिशियल पर्पस में उनकी हेल्प कर रही थी सब्जेक्ट टू कंडीशन? वो एम्प्लॉय नहीं है, वो भी एम्प्लॉय नहीं, मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम एम्प्लॉयर के पास में नहीं थे। क्या मिसेस एम्प्लॉय थी? नहीं। क्या एम्प्लॉयर ने मिसेस का खर्चा भी उठाया? हाँ उठाया, वो टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में? एज अ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि मेरे लॉ क्या कहते हैं? मेरे लॉ कहते हैं कि इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू एम्प्लॉय ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस, इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। बट इफ he is provided this facility to member of his household also, then it is taxable. कौन सा वाला पोर्शन? मेंबर ऑफ हाउस होल्ड वाला। बात समझ में आया? अब एक तीसरी सिचुएशन और सुनो। या भैया जी जा रहे थे ऑफिशियल पर्पस के लिए, भाभी जी साथ में जा रही थी, ठीक है जी, और भैया जी का काम ओवर हो गया, ऑफिशियल पर्पस पूरा हो गया, इन्होंने डेज को एक्सटेंड कर लिया, कह रहे आए तो हुए, अच्छी जगह है, थोड़ा घूम लेते हैं। अब बीवी की बात कौन मना कर सकता? भैया जी रुक गए, एक्सटेंड हो गया, क्या ऑफिशियल पर्पस था? तो डे वन से मिसेस का तो टैक्सेबल चल रहा था, भैया जी का भी टैक्सेबल हो गया। कब से? जब से ऑफिशियल पर्पस खत्म हो गया। अरे सर क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? सीधी सी एक बात बोलो ना, सब्जेक्ट टू द टूर एंड ट्रेवल इज ऑफिशियल, इट इज एग्जाम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। चाहे भैया जी जाए चाहे भाभी जी जाए, परिवार के बच्चे हो तो कैरी बच्चों को भी ले जाओ। बात समझ में आई? लिख लें अब इस चीज को, आओ लिख लेते। नोट नंबर 1, नोट 1 2 3 ऐसे करके लिखिए। नोट 1, और मैं नहीं लिखूंगा, मेरा लिखने का काम नहीं है, आप लोग लिखेंगे, मैं केवल डिक्टेट करूंगा। हाँ धीरे धीरे बोलूंगा। अच्छा हल्के हल्के बोलूंगा, बेचारा परेशान है, कहता आप गाड़ी चला देते हो, लिख दो ना। अच्छा लिखो, मैं नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी, लिखो आप लोग, लिख लो। आपकी बुक्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लिखो, इफ एम्प्लॉयर हैज गॉन फॉर
if employer नहीं sorry employee, if employee has gone for has सर जो आपने पर्सनल वाला कराया था ना पहले उसमें जो एक्सेप्शन थी थोड़ी बहुत ये जो स्पेशल अलाउंसेस जो आपने कराया ये अलाउंसेस थोड़ी परक्यूसिट चल रहे हैं बेटा, ये तो अलग है बेटा। अच्छा लुक लिखो जी, if employee has gone for official purpose, if employee has gone for official purpose, then it is fully exempt in his hand. Official purpose, then exempt in his hand. Note number 2, if employee has gone for official purpose along with member of his household, along with member of his household, then amount of perquisite, then amount of perquisite shall be taxable which is provided by employer, which is provided by employer for member of household. ठीक है जी, अगला लिखना, if employee has gone for official purpose and the tour is further extended for personal purpose, then extended period perquisite, shall be taxable in the hands of employee. क्या लिखा थर्ड पार्ट आपने, जरा बोल के बताओ। बिल्कुल, अब ये देखो जी, ये एम्प्लॉय सर फ्रॉम द डेट था ना, हाँ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, ठीक है। ये एम्प्लॉय, ये फॉर ऑफिशियल पर्पस, इच्छा है तुम्हारी बनाओ तो बना लो, फुल्ली एग्जाम्प्ट, मतलब एम्प्लॉय एग्जाम्प्ट नहीं है, ये टूर एग्जाम्प्ट है ठीक है। और ये यहां पे ऑफिशियल विद हाउस होल्ड मेंबर, एक्सटेंड कर देगा ले सकते हैं, तो वो एम्प्लॉय नहीं है कि खुद के पैसे करो कि ऑप्शन वाले ने खत्म हो गया, तो देते कौन? एम्प्लॉयर चिंदी चोर है क्या?
जो कहेगा अब तूने काम खत्म हो गया है, अब तूने अगर वहां टिकना है तो अपने पैसे खर्च कर, फिर वो सैलरी के हेड में आएगा ही क्यों? सैलरी के हेड में तो तब आता है ना जब एम्प्लॉयर दे उसको कुछ। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एम्प्लॉय और ये मेंबर्स, ये जी टैक्सेबल और ये एग्जम्प्ट, कि वहां पे भैया जी तो काम कर रहे हैं और भाभी जी बच्चों के साथ में घूम रही हैं, और कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो भैया फिर तो भाभी जी और बच्चों का खर्चा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में, यानी कि भैया जी के हाथ में। अब ये यहां पे तो था एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल पर्पस, लेकिन ये एक्सटेंड हो गया एम्प्लॉय फॉर पर्सनल पर्पस हो गया। तो टैक्सेबल क्या होगा? सिर्फ पर्सनल वाला। ठीक है जी, लो अब शीना जी के पास तो अलग अलग कलर के पेन हैं, शीना के पास अलग अलग कलर के पेन है, तो वो एक्सटेंशन में भी ऐसे ही बना लेगी। हो गया जी, हो गया, हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट लिखो फ्री फूड फैसिलिटी, फ्री फूड एंड स्नैक्स फैसिलिटी। ठीक है। हाँ पता है मेरे सर को। इसकी सेक्शंस नहीं है, ये लिखवाया। फूड का मतलब पता है क्या होता है? खाना। खाना किसे कहते हैं? ध्यान से सुन लो, जिससे पेट भर जाता है। पेट तो मोमोज से भी भर जाता है, रोटी सब्जी। हाँ, मील वर्ड यूज करने इसके लिए, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो ना रिफ्रेशमेंट्स, ये स्नैक्स हैं, मतलब कि भाई गंदी सी चाय, समोसा या टाइगर का पैकेट, ऐसा मत सोचना नालायको, गरीबों, थोड़ा ऊपर सोचो। ईवाई के बारे में सोचो, ईवाई के बारे में सोचो, केपीएमजी के बारे में सोचो, डिलॉयट्स के बारे में सोचो। वहां ये सब नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वहां प्रॉपर बफे मिलता है। अच्छा खैर सुनो, चलो। कह रहे जो हमने देखा नहीं है वो हम कैसे बोले? तो देखने के लिए पढ़ाई करो, दिखाऊंगा मैं तुम्हें। सुनो सुनो सुनो, भावुक मत हो तुम, इधर सुनो। तो मैं क्या कह रहा हूं, मील फैसिलिटी एक अलग चीज है। मील फैसिलिटी का मतलब होता है बेटा, हमारे पास में हमें खाना दिया, और ये खाना भी पता है कैसे दिया जाएगा? थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर। यहां पे लिखता हूं मैं फूड, फूड के अंदर लिखता हूं यहां पे मील बाय नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर। जी जनाब, कोई मेरे को बताएगा कि नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर का मतलब क्या है? मेरे को मिला तो मैं आपको नहीं दे सकता, ऐसा कहना गलत है। जो कैश में नहीं एनकैश करा सकते। बात समझो ध्यान से। मान लो मैंने आपको ना सागर रत्ना की थाली का मील वाउचर दिया। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा जी आप मेरे प्रीमियम एम्प्लॉई हो, मैं आपको सागर रत्ना या हीरा स्वीट्स की एक मजेदार डीलक्स थाली का ना एक प्रॉपर वाउचर की पूरी बुक दे देता हूं। ये लो, रोज आया करो, एक मील वाउचर निकाला करो और वहां पे सबमिट कर दिया करो और वहां से खाना लेके खा लिया। ऐसी फ्री फैसिलिटी मैंने आपको दी। और ये वाउचर पता है कैसा है?
जिसको कि आप एनकैश नहीं करा सकते। यानी कि आप वहां पे जाके ये नहीं कह सकते भैया ये ले लो वाउचर और पैसे दे दो। सर ऐसी घटिया हरकत कौन करता होगा? नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दोस्त को अपने बिहाफ में नहीं खिला सकते। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब है नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो इसका लिख दूं यहां पे, क्योंकि ये चीजें ना छोटी छोटी चीजें होती हैं, ध्यान नहीं रहती। कांट कन्वर्टेड इनटू कैश। तो मतलब समझे कि कौन से वाले फूड, नंबर 1 जो कि मील है, ठीक है जी, नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर के थ्रू दिए गए हैं और विद इन ऑफिस टाइम पीरियड दिए हुए हैं, विद इन ऑफिशियल टाइम, विद इन ऑफिशियल टाइम। इन ऑफिस, और ये नॉन अल्कोहलिक भी होने चाहिए। तो ये एग्जम्प्ट होंगे अप टू ₹50 पर मील। इसका मतलब क्या हुआ? सागर रत्ना की थाली का रेट था मान लो 450 रुपए, तो 400 आपके हाथ में टैक्सेबल है और 50 रुपए की एग्जम्पशन। ये या अल्लाह, ये तो ऑफिस ही जाती है, सुबह उठते ही चले जाती है। दीदी मील वाउचर एक दिन में 3 कौन देता है? ये काम करने आई है, खाना खाने आई है? ये तो कह रही है घर में चूल्हा ही ना जुड़े। उसने ऑफिस में ही गद्दी लगा ली है, बिस्तर लगा लिया है। 3 बार का मील, सुबह का खाना दो, खाना प्रॉपर, नाश्ता नहीं, खाना। सागर रत्ना की थाली दो मुझे, हीरा स्वीट्स की थाली दो मुझे, है जी, बड़ी वाली। और फिर दिन में फिर, और रात को भी तुमसे ही खाऊंगी लेकर के, घर तो जाना ही नहीं है मेरे को। बेटा अगर ऐसा भी हो ना तो भी हमारे रूल्स में पता क्या लिखा हुआ है? पर मील से लिखा हुआ। यानी कि अगर आपको दिन में 1 वाउचर दिया जाता है, 2 दिया जाता है, 4 दिए जाते हैं, 6 दिया, खाते ही रहते हो, तो जितने भी बार खाओगे, मैंने तो आपको पूरी बुकलेट दे दी ना, अब आप उसका कैसे भी कंजम्पशन करो, दिन में 4 बार खाना खाओ। और ये जरूरी नहीं है, मैंने पहले बोला ना, मान लो एक पार्टी चल रही है, आपने अपने दोस्तों को उसी से पार्टी दे दी, तो वो आपने 4 थालियां, 4 मील वाउचर कंज्यूम कर लिए, या फिर किसी दिन तुम्हें ज्यादा भूख लग गई थी, 2 मील वाउचर का खाना खा गए तो कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा? 50 पर मील बोला है मैंने, पर वाउचर 50। हाँ, एक वाउचर में 1 मील आता है, और एक वाउचर की एग्जम्पशन लिमिट कितनी है जी? 50। इफ इट इज प्रोवाइडेड विद इन द ऑफिस प्रेमिसेस ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। ओके, अच्छा, रिमेनिंग सारे के सारे क्या होते हैं? क्या नाम है? एग्जम्प्ट होते हैं। तो एग्जम्प्ट क्या होगा जी? सुनो ध्यान से, एग्जम्प्ट मील वाउचर लेस देन ₹50 पर मील। मतलब गंदी सी कोई सस्ती सी थाली दे दी तुम्हारे को, उसका मील वाउचर दे दिया। नंबर 2, टी एंड स्नैक्स फैसिलिटी। सर ये लेस देन है, मतलब इससे कम नहीं कर सकते पर मील। हाँ, तो वो एग्जम्प्ट होगा ना। मतलब 4 वाले। हाँ, टी एंड स्नैक्स फैसिलिटी और मील फैसिलिटी इन रिमोट एरिया या फिर फील्ड एरिया
बात समझ में आए? कहीं तुम गए किसी विजिट पे, वो रिमोट एरिया हो सकता है या फिर फील्ड वर्क हो सकता है कोई तुम्हारा, वहां पे तुम्हें मील फैसिलिटी दी गई है, एग्जाम्प्ट है, चाहे कितनी भी महंगी हो, है 50 से महंगी होगी तब भी। अब 50 रुपए कब देखना, विद इन ऑफिस प्रीमिसेस अगर मिल रहा है। हाँ हाँ, टी एंड स्नैक्स तो हमेशा ही एग्जाम्प्ट है, क्योंकि वो मील फैसिलिटी में नहीं आते, वो स्नैक्स फैसिलिटी में आते। और एक चीज और मेरे दिमाग में थी, एक और चीज, हाँ, कैंटीन फैसिलिटी। बफे सिस्टम होता है जैसे, हाँ, मतलब आप कैफेटेरिया में बैठ करके वहां से लेकर के खा रहे हैं, बफे सिस्टम होता है हमारे पास में, ये भी एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट है, सारे एग्जाम्प्ट है दीदी, सिर्फ एक चीज टैक्सेबल है, मील वाउचर अप टू 50 रुपीज तक एग्जाम्प्ट। यानी कि अगर मील फैसिलिटी दी गई है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, नंबर 1, विद इन ऑफिस प्रेमिसेस, नंबर 2, बाय नॉन ट्रांसफरेबल मील वाउचर, नंबर 3, नंबर 4, विच इज मोर देन 50 रुपीज per meal, then it shall be exempt up to 50 and remaining amount shall be taxable. Simple. मतलब बाकी सारी चीजें आपको खाना और किसी तरीके से दिया गया, फूड, टी, स्नैक्स, अनाप शनाप जो मर्जी दे दो, सब एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्सेबल नहीं। ठीक है जी, कोई शक? कैंटीन में वाला खाना मिलता है, हम नहीं खा सकते, एग्जाम्प्ट है। हाँ, तो ये खा ले, एग्जाम्प्ट रहे। लेकिन अगर मिल ही नहीं रहा तो, या फिर तू इतनी बड़ी पोस्ट पे है जहां पे तू ट्रैवलिंग करते हुए सिर्फ एरोप्लेन में ही लंच करती है, सोच को बड़ी बनाओ ना। टैक्सेबल अमाउंट को जीरो करने के लिए तुम अपनी फैसिलिटीज को छोड़ दोगी, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम मोदी टैक्स हो हैं, और या फिर क्या नाम है, मोदी टाइप्स नहीं तो क्या नाम है, गूगल का वो कौन, सुंदर पिचाई टाइप्स हो, सीईओ किसी बड़ी कंपनी, तो डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? ओके, आगे चले। गिफ्ट टू एम्प्लॉय, अगली हेडिंग लिखो, गिफ्ट्स टू एम्प्लॉय। हम अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे हैं जी, अच्छा सर ठीक है दे दो। दो तरीके के हैं, एक तो कैश गिफ्ट, और कन्वर्टेबल गिफ्ट्स इनटू कैश। इसके आगे लिख लो जी फुल्ली टैक्सेबल। तो 5,000 ठीक है जी, फुल्ली टैक्सेबल। सुनो पहले, और अगर है इन काइंड तो एग्जाम्प्ट अप टू ₹5,000 पर एनम। ध्यान से सुनना, ये अपनी कनिष्का जी है, इन्होंने ना गृह प्रवेश किया, नया घर लिया इन्होंने बढ़िया सा। ऐसे कैसे बच्चे हैं ये, कहां का बात लेकर जाते हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ लो पहले, क्या नाम है, उल्टी सीधी बात सुन लो। अच्छा खासा नोट कमा लो, शादी तो हुई जाए। नहीं सर, नहीं प्रवेश और शादी के ऊपर जो गिफ्ट्स मिलते हैं ना, उनकी टैक्सेबिलिटी कुछ और होती है, वो टोटली एग्जाम्प्ट। अच्छा सुनो, मैं शादी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैडम के घर में ना गृह प्रवेश था। अब मैं खाली हाथ जाते तो अच्छा नहीं लगूंगा, इन्होंने मुझे बुलाया, सर आओ हवन में आना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने इनको 11,000 रुपए सदन के दे दिए, इनके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल। सर ये भी पता लग जाएगा क्या उनको? हाँ पता लग जाएगा, क्योंकि जब मैं एम्प्लॉय के ऊपर कोई खर्चा करता हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंडिचर लिखता हूँ, और वो जो भी कुछ मिलता है वो सैलरी का पार्ट बन जाता है। तो खैर ये हमारी टेंशन नहीं है। अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को कोई कैश गिफ्ट दिए हैं तो ये उसके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल।
या फिर चेक दिया तब भी, विच इज कन्वर्टेबल टू कैश। लेकिन मान लो अगर मैं इनके घर जाता हूं, कैश नहीं लेके जाता और अपने जैसी ही एक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति ले जाता हूं, ऐसे इतनी बड़ी सी, सोने की नहीं, ऐसे इतनी बड़ी थी, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 10,000 रुपए। या फिर मैंने मान लो इनको कोई एक घड़ी गिफ्ट कर दी, ठीक है जी, फाउंडेशन डे पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के या कोई भी किसी भी तरीके से, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 5,000 से ऊपर होगी ना, तो वो जितना अमाउंट 5,000 से ऊपर होगा वो इनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर 5,000 से नीचे होगा तो एग्जम्प्ट होगा। 5,000 रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट है, लेकिन 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 केवल काइंड के केस में, कैश के केस में नहीं। कैश तो आंखें बंद करो और टैक्सेबल कर दो, चाहे 10 रुपए का सगनी क्यों नहीं डालो। हाँ, काइंड वाला हाँ तो एग्जाम्प्ट है, हाँ पूरा एग्जाम्प्ट है, ठीक है, इन काइंड तो एग्जाम्प्ट है 5,000। अच्छा 7,000 रुपए का दिया तो कितना टैक्सेबल? 2,000, 5,000 एग्जाम्प्ट, ठीक है जी। फटाफट से बना लो इसको। कन्वर्टेड इनटू कैश इज इक्विवेलेंट टू कैश गिफ्ट्स। गिफ्ट एम्प्लॉय को दिया जाता है और जैसे ही 7,000 का है तो 2,000 टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ गया। मुझे दे रहा हूं टैक्स भी मैंने दे हाँ तो टैक्स, क्योंकि बेनिफिट आपको मिला तो टैक्स भी आप ही दोगे ना, सर एक चीज पूछनी थी। ये सही है। सर हाँ यही तो पढ़ रहे हैं आज तक। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे मैं अगला लिखो जी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के अंदर अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए दी जाती है तो ये पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए दी जाती है आओ इसका एग्जांपल दे दो। मान लो एम्प्लॉय को एक क्रेडिट कार्ड दिया गया। पहले तो ये क्रेडिट कार्ड दिया क्यों जाता है? देखो मेरा ना एक मैनेजर था, रोज आकर के मेरे सिर पे खड़ा हो जाता था, सर 500 रुपए देना, सर 1,000 रुपए देना, आज ये ट्यूब खराब हो गई, आज ये पंखा खराब हो गया, जेसी खराब हो गया। मैंने कहा बात सुनो जी, ड्रामे मत करो, ये एक क्रेडिट कार्ड रख लो, जो भी खर्चा करना हो इससे स्वाइप करके कर लेना और बिल कंपनी के नाम पे आ जाएगा। अब कंपनी के नाम पे जब बिल आएगा तो वो ऑफिशियल पर्पस है या नहीं है पता लग जाएगा ना। वो एक्सपेंस अगर उसने ये ऑफिशियल पर्पस के लिए किया है फुली एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर मान लो वो है ना अपनी बीवी को शॉपिंग कराने ले जाता है और वो क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर देता है उस वाले जो एम्प्लॉयर ने, यानी कि मैंने दिए, पर्सनल पर्पस है, ये उसके हाथ में फुली टैक्सेबल। अच्छा और सुनो इसके अंदर वेरिएशन। अगर मान लो उसने अपने हाउस होल्ड के मेंबर को उस कार्ड से शॉपिंग करा दी और बाद में अगले दिन आकर के मुझे वो अमाउंट रीएम्बर्स कर दिया फुल्ली या पार्टली, तो जितने तक रीएम्बर्समेंट कर दिया वो ऑफिशियल पर्पस ही हो गया। कहने का मतलब ये कि अमाउंट उसको बेनिफिट थोड़ी मिला। बेनिफिट तो तब मिलता ना जब मैं उसकी ये अमाउंट माफ कर देता। कोई बात नहीं, तूने हाउस होल्ड के मेंबर को फैसिलिटी दी भी है, अगर ये खर्चा किया भी है तो तेरे को लौटाने की जरूरत नहीं है। मान लो उसने हाउस होल्ड के मेंबर के ऊपर 1,00,000 रुपए खर्च कर दिए उस क्रेडिट कार्ड से, बिल मैंने पे कर दिया और उसने मेरे को ये अमाउंट रियम्बर्स कर दिए थे। नंबर 1 1,00,000 तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है उसके हाथ में। अगर नंबर 2 उसने 70,000 मेरे को रियम्बर्स कर दिया यानी कि वापस कर दिए, तो 30,000 बेनिफिट था उसके हाथ में, टैक्सेबल। ठीक है जी, इसमें नोट लिखो जी नीचे। हाँ कॉमन सेंस तो है, लेकिन ये कॉमन सेंस तुम्हारी एग्जाम में कहाँ चली जाती है मुझे नहीं पता ना, इसलिए सब कुछ लिखवाता हूँ। तुम सेंसिबल रहते नहीं हो ना, एग्जाम में देख कर कैसे
ऐसा कुछ हो जाता है तुम्हारे को? सर ऐसे कर रही हो पता क्या होता है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तो क्या रिकॉर्ड कर कभी भी ना, हाँ रिकॉर्ड हुआ है चलो अब तुम देख देख के खुश होते रहना, घर वालों को भी दिखाना कि देखो ऐसे है हमारे सर। पेट निकालने तो मैं क्या कह रहा हूं, जब तुम एग्जाम को करते हो ना बहुत ही तसल्ली के साथ में और कॉन्फिडेंट होकर के कि ये चीज हमें आती है, तो वो गलत नहीं होती। पता है उस क्वेश्चन को खींच करके बड़ा दिखाने का और उसके बीच में जो स्पेस होती है पॉइंट्स के बीच में, वो बढ़ाने का मकसद क्या होता है? डराना, तुम्हारा मॉरल डाउन कर देना। पहले ही आपने कुछ कुछ लाइनें देखी होंगी अगर फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर आप लोगों ने, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मालूम है कि गुडविल को पार्टनरशिप के अंदर राइट ऑफ करना ही करना है, लेकिन वहां पे 2 लाइनें इसी के ऊपर लिखी हुई हैं। अरे भैया तुम ना भी बताते तो भी हम यही करते। क्या कारण था? वो सिर्फ घबराहट पैदा करनी थी। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं होता उसके अंदर। अगर आपको प्रोविजंस याद है तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जी, यहां पे नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा। ये ना नोट में लिखो बेटा, इफ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी provided by employer utilized by employee for personal purpose, but amount reimbursed by employee to employer, then the amount subject to reimbursement shall be exempt. सर एग्जाम की बोले हम बोलेंगे नॉट टैक्सेबल, क्योंकि नॉट टैक्सेबल कर लो, नॉट टैक्सेबल कर लो, अलग चीज हो जाएगी। दैट इज नॉट ए परक्यूजिट, नॉट टैक्सेबल लिख लो, एक ही बात। ठीक है जी, ये हमारे एक्सपेंस में चले जाएगा ना, एक्सपेंस का हम इनको मिलाते नहीं करेंगे। हाँ ठीक है जी, लिखा आपने। आओ जी अगला लिखते हैं, क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी। क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी बहुत ही आसान है, छोटे छोटे से। देखो जी, क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी क्या है? जैसे मान लो ये शीना है, गोलू गोलू सी, तो मैंने क्या बोला इसको, मैंने कहा मैडम मैं आपके बिहाफ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी मेंबरशिप फी पे कर रहा हूं जो कि 2 लाख रुपए है। मैं कौन हूं? एम्प्लॉयर हूं। और आप जाओगे वहां पे अपनी फिटनेस का ख्याल रखोगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करोगे। तो समझ में आया मैंने इसको ये फैसिलिटी कहां दी है? जिम में नहीं, किसी क्लब या फिर स्पोर्ट्स क्लब में। ठीक है जी, तो ये टैक्सेबल है एम्प्लॉय के हाथ में। नंबर 2, अगर मैं विद इन ऑफिस प्रेमिसेस दे रहा हूं, मैंने क्या बोला जी, मैंने कहा मैडम अपने शरीर का ख्याल रखो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो, और वो जो योगा रूम बनाया हुआ है ना, वो जो हमने क्या नाम है जिम बनाया हुआ है ना ऑफिस में, उसके अंदर जाके एक्सरसाइज किया करो। यानी कि ये हो गया विद इन ऑफिस प्रेमिसेस। ऐसे ऑफिसेज होते हैं आज। विद इन ऑफिस प्रेमिसेस मिला, फुल्ली एग्जाम्प्ट। और अगर ऑफिस प्रेमिसेस के बाहर किसी क्लब, स्पोर्ट्स क्लब के अंदर
मैंने इनको ये फैसिलिटी दी, तो ये क्या होगा सर? जैसे Fully taxable. रवि कंपनी का है, कंपनी का हो जाएगा। नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। ओनली प्रीमिसेस के अंदर मतलब बिल्डिंग के अंदर ही होना चाहिए। हाँ जी, विद इन प्रीमिसेस लिखा हुआ है। ऐसे स्पोर्ट्स क्लब पे ना बोर्ड की मतलब और जो स्पोर्ट्स क्लब के अलावा देखो बेटा, वहाँ पे क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी लिखी हुई है ना, स्पोर्ट्स क्लब ही है ये। कुछ नॉर्मल क्लब का मतलब जिम बाहर का जिम नॉर्मल क्लब ये क्लब्स नहीं माने जाते हैं। ये क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी के अंदर स्पोर्ट्स क्लब, जिम, ये सारी चीजें जो आउट ऑफ प्रीमिसेस फॉर हेल्थ केयर दी जाती है, वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख दें विद इन ऑफिस प्रीमिसेस, fully exempt in sports club, fully taxable. अगेन मैं यहां पे बोलूंगा, अगर कोई रिएम्बर्समेंट एम्प्लॉय से ले ली जाए तो वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो बेनिफिट है। ठीक है जी? अच्छा, नेक्स्ट लिखो यूज ऑफ मूवेबल एसेट। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ठीक है जी। यूज ऑफ मूवेबल एसेट के अंदर है ना, अपन कैटेगरी बना लेते हैं। पहले तो लैपटॉप, प्रिंटर्स, डिजिटल डायरीज, डिजिटल इक्विपमेंट्स, सारे के सारे। और इसकी टैक्सेबिलिटी के रूल क्या कहते हैं जी? फुल्ली एग्जाम, क्योंकि ये मिलते ही हैं, पता किस काम के लिए? जो लैपटॉप तुम्हें मिलता है ना, उसमें तुम वेब सीरीज नहीं देख सकते, पता है ये तुम्हें? वो प्रोहिबिटेड होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। उसके जो लैपटॉप्स तुम्हें ऑफिस से मिलते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए मिलते हैं वो, और ऑफिशियल वर्क के लिए तुम उसमें ऑफिशियल वर्क ही करो, अपना कोई पर्सनल काम ना करो, नहीं चलेगी, 101% नहीं चलेगी, एक्सेस डिनाई कर देगी। अच्छा, गेम भी डाउनलोड नहीं हो सकता? हाँ, कोई गेम भी डाउनलोड नहीं कर सकते। बताओ, अभी नहीं देते। तभी तो वो तुम्हें घर के लिए दे देते हैं, जाओ ले जाओ, करोगे कैसे? काम ही करवाएंगे और तुमसे, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए होते हैं। कनिष्का सोच में पड़ गई है, भगवान ऐसा लैपटॉप किस काम का, मैं तो उल्टा खोल दूंगी उसको, है ना? तो फिर वो सैलरी के चैप्टर में नहीं आएगा ना कि नया ले लोगे तो, क्योंकि एम्प्लॉयर से जो रिसीव होगा वही केवल। अच्छा चलो, ये सारे के सारे डिजिटल इक्विपमेंट जितने भी हैं वो क्या है सर? फुल्ली एग्जाम्प्ट है, ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास में लिखना अदर एसेट्स। अदर एसेट्स, नहीं, तीसरा नहीं है, इसी के अंदर दो कैटेगरी। नहीं, सुनो मेरी बात, यहां पे है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, और यहां पे टेकन ऑन रेंट एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। तो सर अगर ये सीन है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, shall be taxable in the hands of employee. और यहां पे रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर,
shall be taxable in the hands of employee. और दोनों के लिए कॉमन पॉइंट क्या लिख लोगे? एनी रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय shall be deducted from the benefit received. मतलब अगर कोई, ये सबके लिए कॉमन ही, यहां पे मैं लिख देता हूं अमाउंट रिकवर्ड from employee for providing this facility Deducted from the shall be deducted from value of perquisite. ठीक है जी, यानी कि ये फैसिलिटी देने के लिए अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ भी चार्ज कर लिया है तो वो अमाउंट डिडक्ट करके रिमेनिंग टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, ये था हमारा यूज ऑफ मूवेबल एसेट। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अपना सेल ऑफ मूवेबल एसेट। सेल याद दिला देना मेरे को, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल ऑफ मूवेबल एसेट। सो कैपिटल सारे प्रोविजन हो गए दैट्स ऑल फॉर टुडे, सर। थैंक यू। हमारा ग्रेजुएटी पर लगता है